द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास गबन भाग 5। अब तक आपने सुना कि जल्पा को गहनों से बहुत मोह था और उसकी एक ही इच्छा थी कि उसके पास एक चंद्रहार हो, और उसकी इच्छा पूरी ना होने के कारण वे दिन रात घुल रही थी इसी दुख और चिंता में कि उसके पास चंद्रहार नहीं है। उसके पति से उसकी ये चिंता और ये दुख नहीं देखा जा रहा था। रमानाथ चाहते थे कि जल्द से जल्द उन्हें नौकरी मिले और वे जल्पा के लिए बहुत से गहने बनवाए। और नौकरी पाने के लिए रमानाथ ने बहुत कोशिशें भी की। अंत में उन्हें नौकरी मिल गई, किंतु उनका वेतन इतना ना था कि वे जल्पा के लिए गहने बनवा सके। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे सर्राफ के पास जाकर उधार गहने बनवा ले, धीरे धीरे अपने वेतन में से चुकाते रहेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो अब सुनिए आगे की कहानी। उस दिन से जल्पा के पति स्नेह में सेवा का भाव उदय हुआ। वे स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जल्पा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जल्पा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत ना थी। यहाँ तक कि जब वे भोजन करने बैठता तो वे पंखा चला करती। पहले वे बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी डालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीजें अब भी वही बनती थी, पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जचते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उस दिन दूसरे सर्राफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठ कर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी आइए, पान तो खाते जाइए, दो एक चीजें हमारी दुकान से तो देखिए। रमा का आत्म संयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर आ पहुंचा और उसके नहीं नहीं करने पर भी अपनी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करते हो। दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो ना लीजिएगा। देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। आखिर रईसों के पास ना जाएं तो किसके पास जाएं। औरों ने आपसे गहरी रकमें मारी हैं, हमारे भाग्य में भी बधा होगा तो आपसे 4 पैसे पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा लीजिए। मेरा मन तो कहता है कि आज आप ही के हाथों बोनी होगी। रमानाथ, औरतों के पसंद की ना कहो, चीजें अच्छी होंगी ही, पसंद आते क्या देर लगती है, लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकची से 2 चीजें निकाली। एक तो नई फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीजें अपूर्व थीं। ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे। दयानाथ दफ्तर जा चुके थे। वह भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल ना था, लेकिन इन दोनों चीजों को देखकर उसे किसी बात की सुध ही ना रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ीं और उन चीजों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही ना रही। जागेश्वरी, आजकल की चीजों के सामने तो पुरानी चीजें कुछ जचती ही नहीं। जल्पा, मुझे तो उन पुरानी चीजों को देख करके कै आने लगती है, ना जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थीं। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो दोनों चीजें पसंद है ना। जल्पा, पसंद क्यों नहीं, अम्मा जी तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी। उस दुखिया के जीवन की कोई साध ही ना पूरी हुई। पति की आय ही कभी इतनी ना हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई तभी से मानो उसकी तपश्चर्या का आरंभ हुआ। सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गई। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा ली।
उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वह डरती थी कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके? रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है, अभी दाम आम नहीं पूछे, मगर ऊंचे दाम होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता? जल्पा, लेना ही नहीं था तो यहाँ लाए क्यों? जल्पा ने ये शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। बोला, तो ले लूं? जल्पा, अम्मा लेने की नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे, क्या मुफ्त में दे रहा है? रमानाथ, समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। जल्पा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटा आइए, जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांगता। जल्पा, उधार भी देगा तो सूद तो लेगा ही। रमानाथ, तो लौटा दूं, बात चटपट तय कर लो, लेना हो ले लो, ना लेना हो तो लौटा दो, मोह और दुविधा में ना पड़ो। जल्पा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा ना थी। इनकार करना उसका काम था, रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की ओर ललायती नजरों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के तकाजे कौन सहेगा? वे केसों को बंद करने ही वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से ही उसकी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है ना अम्मा, तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूं। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गई। जो लालसा आज तक ना पूरी हो सकी, वे आज रमा की मातृभक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वे अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वे बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या है। न जाने रुपए जल्द हाथ आए या देर में, दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से? उसे कितने तगाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मात्र प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वे अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी ना कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। जागेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जल्पा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी ये कंगन ले ना ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा। इसमें जागेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जल्पा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब जरा तुम पहनो, देखूं। जल्पा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपए की कमी नहीं। वे समझी शायद आज वे पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसलिए इच्छा रहने पर भी वे उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही थी तो वे क्यों इनकार करती? मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है? रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम ये कंगन ले रही हो? जल्पा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जल्पा, जाकर दाम तो पूछाओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीजों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए की। पछताए कि पहले ही दाम क्यों ना पूछ लिए, नहीं तो इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती। उधारते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो उधारना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वे सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आंका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला,
दाम में एक कौड़ी फर्क पड़ जाए तो सरकार, तो मुंह ना दिखाऊं। धनीराम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है। आपकी मर्जी हो दीजिए ना दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीजें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसी बात ना कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो उसके दूने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा। ये सब रईसों की ही पसंद की चीजें हैं, गव्वार लोग इनकी कदर क्या जाने। रमानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपयों का मुंह ना देखिए बाबूजी, जब बहूजी पहनकर बैठेंगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जलपा गहनों का ये मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत ना की। अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी? जागेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ ना बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीजों में नाप तोल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जलपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? जलपा, 600 से कम का नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जलपा को डरा देना चाहा था, मगर 600 और 700 में बहुत थोड़ा ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने ही पर राजी हो जाए। कुछ झेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं है। कुछ भी हो, 600 से ज्यादा का नहीं। और रिंग का? अधिक से अधिक 100 रुपए। रमानाथ, यहां भी चूकी, 150 मांगता है। छट्टू है कोई, हमें इन दामों में लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जलपा को इन चीजों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी न थी, फिर वे 700 रुपए की चीजों के लिए मुंह खोले बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जलपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। तो गला छूटने का एक ही उपाय था कि दलाल 600 पर राजी ना हो। बोला, वे 8.5 से कौड़ी कम ना लेगा। तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा, जरा आप ही दलाल में चलकर कह दें, हमें 700 से ज्यादा नहीं देना है। देना हो तो दो, नहीं तो चले जाओ। जागेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बात करने जाऊं। जलपा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब ना देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चुनी चुना, आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा है, आपके लिए 150 क्या चीज है, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जलपा, अच्छा चलो मैं ही कह देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम ही बन गया। रमा पीछे दुबक गया। जलपा दलाल में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ सराफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे में उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? जलपा, माल बेचने आते हो या काटने आते हो? 700 रुपए कंगन के मांगते हो? चरणदास, 700 तो उसके कारीगरी के दाम है हुजूर। जलपा, अच्छा तो जो उस पर 700 निछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? मैं तो दोनों चीजों के 700 से अधिक ना दूंगी। चरणदास, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जलपा, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर चीज लौटा ले जाऊं, आप यूं ही पहने। 10-5 रुपए की चीज होती तो और बात थी। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीजों पर पैसा रुपया नगद है। उसी 1 पैसे में दुकान का भाड़ा, बका खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाएं, सवेरे सवेरे लौटना ना पड़े। कह दिए ना, वही 700। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वे किसी धर्म संकट में पड़ गया। फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालती बनती। रुपए कब मिलेंगे? जल्द ही मिल जाएंगे। जलपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में? 150 साफ उड़ाई लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों ना कहा। वे लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जलपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जलपा ने उसकी दशा जानकर भी
इन चीजों को क्यों ठुकरा नहीं दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं ना लूंगी। द्विधा में पड़ी रही। 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे। असल में गलती मेरी ही है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही दुत्कार देना चाहिए था, लेकिन उसने मन को समझाया ये अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है, फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है। रोटियों के लाले थोड़े ही थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जल्पा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छी का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीजें मुफ्त हाथ आ गई। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों, रुपए ना देने पड़ेंगे? जल्पा, रुपए तो अम्मा जी देंगी। क्या कुछ कहती थी? जल्पा, उन्होंने मुझे भेंट दिए हैं, तो रुपए कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तुमने ये चीजें ले ली? अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी हो गए थे। क्या उनके पास रुपए ना थे? जल्पा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था, अब भी तो लौटा सकते हो, कह देना उसे पसंद नहीं आया। ये कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वे चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा न थी? उसके मुख पर हवाइयां उड़ रही थी। क्यों वे रमा की ओर ना देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस समय जल्पा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केसों को ले सके इतना बड़ा संयम उसमें ना था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जल्पा का दिल टूट जाए। वे अपने को अभागिन समझने लगे। अपना सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जल्पा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है। रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन की सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जल्पा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथभ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपनी प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। जल्पा अब वह एकांतवासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक तो वह मजबूर थी, कहीं आ जा न सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे, फिर वे क्यों मन मारे घर में पड़ी रहती। वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फायदा। मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वे सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की जरूरत भी ना रही, वे अकेली आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी नहीं रही। उसके रूप, लावण्य, वस्त्र, आभूषण और शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सूनी रहती थी। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले की नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं ना कहीं जमाव हो जाता। घंटे 2 घंटे गा बजाकर या गपशप करके रमणियां दिल बहला लिया करती, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। फागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जल्पा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्तों का खर्च प्राय उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी गायनें बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भार उसी पर था। कभी कभी वे स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती। तांगे का किराया
और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसके मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जल्पा अगर मांगती तो प्राण उसके चरणों पर रख देता। रुपए की हैसियत ही क्या थी, उसका मुंह जोता रहता था। जल्पा उससे इन जमघटों का रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है, यह देखकर वे फूलाना समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां की बहार देखकर सबकी सब मुग्ध हो गईं। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक ना था। शौक होता भी तो क्या करता, अब हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जल्पा का आग्रह, फिर भला वे क्यों ना जाता सिनेमा। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थीं। उनकी आज़ादी गुप्त रूप से जल्पा पर भी जादू डालती जाती थी। वे घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वे उन फैशनेबल औरतों से किस बात में कम है। रूप रंग में वे हेटी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल। फिर वे क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे। रमा बहुत शिक्षित ना होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वे पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने लिवा जाता तो पंडों तक से ना बोलने देता। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता। तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा, बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती थी, किंतु अवस्था के साथ रमा का ये लिहाज गायब होता जाता था। उस पर जल्पा की रूप छटा उसके साहस को और भी उभोजित करती थी। जल्पा रूपहीन, काली कलूटी, फूहड़ होती तो वे जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जल्पा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव भी था। वहां के सभ्य समाज की कोई महिला रूप, गठन और श्रृंगार में जल्पा की बराबरी ना कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वे इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से शहर ही में रहती आई है। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा पूरी किए देता था। मगर पर्दे का ये बंधन टूटे कैसे। भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वे उसे जल्पा के साथ बैठ देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर लिया। जल्पा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जल्पा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने ना देंगी। रमानाथ, इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ ना होगा। ये क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाए चिक की आड़ में बैठी रहें। इस तरह ये मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वे समय भी आया कि रमा और जल्पा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। मुस्कुराकर कहा, कहीं कहीं बाबूजी देख लें तो। रमानाथ, तो क्या, कुछ नहीं। जल्पा, मैं तो मारे शर्म के घर जाऊंगी। रमानाथ, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर ना आएंगे। जल्पा, और जो कहीं अम्मा जी देख ले। अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूंगा। 10 दिन में जल्पा ने नई महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं। जल्पा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान, वह तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जल्पा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जल्पा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार ना कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। क्या करती, इनकार करते भी तो न बनता था। रमानाथ, तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। जल्पा, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है? जरा देर के लिए 50-60 रुपए खर्च करने से क्या फायदा। रमानाथ, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है? इसकी साड़ी तुमने देखी? ऐसी ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जल्पा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ,
फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। ये तो पूरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज, कुर्सियां, चाय के सेट रमेश के यहाँ से मांग लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूं? जल्पा, क्या ये जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें? रमा ने इस बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जल्पा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी। उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था। अभी तक गहने वालों को एक पैसा भी देने की नौबत न आई थी। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि जल्पा फटे हालों चाय पार्टी में जाए। नहीं, जल्पा पर वे इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जल्पा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियां पहने हुई थीं। जड़ाऊ कंगन और मोतियों के हारों की भी तो कमी ना थी, पर जल्पा अपने सादे आवरण में उनसे कोसों आगे थी। उसके सामने एक भी नहीं जचती थी। यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन है। जब जवानी ही में सुख ना उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे? बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का? साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने सब्र किया। दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जल्पा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का काम नहीं है। 150 से कम की ना होंगी। रमानाथ, 150? इतना फजूल खर्च मैं नहीं करता हूँ। 150 से कम की ये चीजें नहीं है। जल्पा ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नजरों से देखा। रमानाथ, तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खिल रही है? मेरे रुपए वसूल हो गए। जल्पा, सच बताओ, कितने रुपए खर्च हुए? रमानाथ, सच बता दूं, 135 रुपए। 75 रुपए की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। जल्पा, ये 150 ही हुए। मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़े कहा था। मगर ये सब रुपए अदा कैसे होंगे? उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया। अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। माँ भी इसी चिंता में मग्न था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जल्पा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जल्पा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहाँ से अदा हो जाएगा? जरा सुनूं। कौड़ी तो बसती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा? वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं, नहीं तो मालूम होता। क्या तुम समझते हो कि मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूँ? इन चीजों को लौटाओ। रमा ने प्रेमपूर्ण नजरों से कहा, इन चीजों को रख लो, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ ना लाऊंगा। संध्या समय जब जल्पा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी, तुम्हारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीजों को लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वे इतना त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जल्पा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था। गेट पर साइन बोर्ड था, इंदु भूषण, एडवोकेट हाई कोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंदु भूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता? 6 महीने पहले वे कल्पना भी न कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके यहाँ निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा। पर जल्पा की बदौलत आज वे अनहोनी बात हो गई। वे काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई ना था। रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आईं और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गईं और अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? रमा ने झेपते हुए कहा, जी हाँ, म्यूनिसिपल ऑफिस में हूँ। अभी हाल ही में आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत ना पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित ना समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। अगर वे साफ कह देता मैं 25 रुपए का क्लर्क हूँ, तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में
अपना अपमान समझते। बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहां 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। यहाँ संभव है 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही ना मिलता। जल्पा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 से नीचे ना थी। चिकनी चांद आसपास के सफेद बालों के बीच में वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूछें साफ थी, पर माथे की शिकन और गालों की झुर्रियां बतला रही थी कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वे ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था, जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ न सका था। ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सावली, सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व ने छुआ तक न था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चिपटी थी, मुख गोल, आंखें छोटी, फिर भी वे रानी सी लगती थी। जल्पा उसके सामने ऐसी लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई, मेवे, फल, मिठाई, वर्ग की कुल्फी, सब मेजों पर सजा दिए गए। रतन और जल्पा एक मेज पर बैठीं, दूसरी मेज पर रमा और वकील साहब। रमा मेज के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर लेटे ही हुए थे। रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा, आप शुरू कीजिए, मैं भी आया जाता हूँ। लोगों ने चाय पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जल्पा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़े के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी, दूर से बैठे तमाशा देखते रहे। इसलिए जब रतन ने जल्पा से कहा, चलो हम लोग जरा बगीचे की सैर करें, इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दो, तो मानो जल्पा के गले का फंदा छूट गया। रमा ने पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। वह जानता कि यहाँ ये विपत्ति उसके सिर पड़ जाएगी तो आने का नाम न लेता। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज हजम ही नहीं होती। दूध भी नहीं हजम होता। चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं। मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है। पीते ही बदन में ऐठन सी होने लगती है और आंखों से चिंगारियां सी निकलने लगती हैं। रमा ने कहा, आपने हाजमे की कोई दवा नहीं की? वकील साहब ने आरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। इन वैद्यों और डॉक्टरों से ज्यादा बेसमझ आदमी संसार में न मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं। 2 वैद्यों 2 डॉक्टरों के निदान कभी ना मिलेंगे। लक्षण वही है, पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर फेफड़े का सूजन बतलाता है, दूसरा अमाशय का विकार। बस अनुमान से दवा की जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी फेरी जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे अब तक जहन्नुम में पहुंचा दिया होता, पर मैं उनके पंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ, पर कोई ऐसे महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं। किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है। यहाँ तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था, उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थीं। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जल्पा को आश्चर्य ही नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह होगा? रतन, हाँ, अभी 5 ही बरस तो हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मरे 35 वर्ष हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था। विवाह करने से इनकार कर दिया। 30 साल तक अकेले रहे, मगर आज 5 वर्ष हुए जवान बेटे का देहांत हो गया, तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप ना थे, मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकती, इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी, लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है
कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा नहीं, लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊं। गर्म पानी से टब स्नान करती हूँ, रोज पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन दिन मोटी ही होती जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। जल्पा, वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे। रतन, नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूँ ये चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं है, क्या करूँ। मैं जितना चाहूँ खर्च करूँ, कैसे चाहूँ रहूँ, कभी नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं। समझाती हूँ अब तुम्हें वकालत करने की क्या जरूरत है, आराम क्यों नहीं करते। पर इनसे घर पर बैठा रहा नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 2-4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वे मेरे लिए ही तो अपनी जान खपा रहे हैं। जल्पा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहाँ तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा ब्याह रच गया। 30 साल अकेले रहना सबका काम नहीं है। रतन, हाँ बहन, है तो देवता ही। अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तो मैं उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इनका हृदय उतना ही नरम है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बंधा रखे हैं। तुम्हारा वह कंगन तो बड़ा सुंदर है। जल्पा, हाँ, बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। रतन, मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है, न जाने क्या मिला दे। मेरे सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन वे मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो। जल्पा, देखिए पूछती हूँ। रतन, आज तुम्हारे आने से जी बहुत अच्छा हुआ। दिन भर अकेले पड़ी रहती हूँ। जी घबराया करता है किसके पास जाऊं। किसी से परिचय नहीं और न मेरा मन ही चाहता है कि उनसे मोह करूं। 2-1 महिलाओं को बुलाया, उनके घर गई। चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ लूं, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर जटना चाहती थीं। मुझसे रुपए उधार ले गईं और आज तक दे रही हैं। श्रृंगार की चीजों पर मैंने उनका इतना मोह देखा कि कहते लज्जा आती है। तुम घड़ी आधा घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन। जल्पा, वाह, इससे अच्छा और क्या होगा। रतन, मैं मोटर भेज दिया करूंगी। क्या जरूरत है, तांगे तो मिलते ही हैं। रतन, ना जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जल्पा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य वाग्य तो कहीं नहीं सराहते, खुड़कियां जमाया करते हैं। रतन, सच, मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, वह भी तो आ गई। पूछना, ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे। जल्पा रमा से, क्यों, चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना देगा। रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ हाँ, बना क्यों नहीं सकता, इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़े के लिए क्या लिए थे। जल्पा, 800 के थे। रतन, कोई हर्ज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। हाँ हाँ, बनवा दूंगा, मगर भाई अभी मेरे पास रुपए नहीं है। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वह कह सकता है कि इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है। वह मर जाएगा, पर यह उज्र ना करेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी ना दिखाएगा। रुपए की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है। जल्पा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वे मन में डर रही थी कि कहीं ये महाशय यह न कह बैठे, सर्राफ से पूछकर कहूंगा। उसका दिल धड़क रहा था। जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपए की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वे खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं। रमानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे।
जलपा, अब की रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जलपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आए देर हुई? रमेश, नहीं नहीं, अभी तो चला आ रहा हूं। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे? रमा, जी हाँ, 3 रुपए की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हर्ज नहीं, ये रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से रहा रसम हो जाए तो बुरा नहीं है। बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। रमा, अब की इतवार को चाय की दावत दे आया हूं। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊं। जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उसकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूँगा। पार्टी का इंतजाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानुस भी लगा दूंगा। कुर्सियाँ, मेजे, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ना कुली की जरूरत, ना मजूर की। उन्हीं मुसलचंद को रंगे दूंगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मजा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं, उसी लोंडे को जोत दूंगा। कहूंगा, जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं ना? रमेश, जी अभी 6 और बाकी हैं। पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, जरूरी चीजों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीजें जुटा सकूंगा। और कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आए। रमेश, यह बहुत अच्छा किया। बहुत से आदमी हो जाते तो भंबड़ हो जाता। हमें तो मेम साहब से काम है, ठलुओं की खुशामद करने से क्या फायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीजें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन त्योरियों में शरीक थे। चीजों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते थे, इस कमरे में आईने की जरूरत नहीं, या पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा द्विधा में चुपचाप खड़ा था। ना इनकी सी कह सकता था, ना उनकी सी। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।